नमस्कार। तो आज के इस न्यू लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है धारा वैद्युत की का रिवीजन। चर्चा करें लास्ट लेक्चर की, तो लास्ट लेक्चर को मैं आपको ध्यान हो तो हमने इसी चैप्टर का रिवीजन किया था, लेकिन वो था इस चैप्टर का पार्ट 1। चर्चा करें आज के इस लेक्चर की, तो आज के इस लेक्चर में भैया करंट इलेक्ट्रिसिटी बोले तो धारा वैद्युत की का ही रिवीजन करेंगे, लेकिन जिसका पार्ट होगा 2। ठीक है भाई। बोले तो आपकी एक बात तो समझ में आ गई होगी कि भैया अपना ये जो चैप्टर का रिवीजन है वो 2 पार्टों में डिवाइड किया है क्योंकि थोड़ा लेंथी चैप्टर होता है। तो शुरुआत करते हैं अपने पार्ट 2 की। चर्चा करें पार्ट 2 के फर्स्ट टॉपिक की, जो कि आपके सामने है वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं, क्या होता है। हमने क्या किया कि भैया सबसे पहले एक सेल दिखाया, जरूरी नहीं है सेल दिखाओ बैटरी दिखा लो, इतना तो आप जानते होंगे कि सेल का निरूपण कुछ इस तरीके से किया जाता है। सेल में एक प्लस टर्मिनल होता है, क्या होता है, माइनस टर्मिनल। अब हमने क्या किया कि भैया इस सेल के सिरों को जोड़ा जा रहा है एक बाह्य प्रतिरोध के साथ। हमने क्या किया कि बाहर से कोई बल्ब वगैरह लिया, जिसका एक सिरा प्लस से जोड़ दिया और एक सिरा किससे जोड़ दिया, माइनस से। जैसी साहब ये कनेक्ट करेंगे तो तुरंत से सेल अपने वोल्टेज लगाकर क्या बाएगा, धारा बाएगा। धारा का जो फ्लो होता है हमेशा प्लस से कहां होता है, माइनस की ओर। धारा का फ्लो कहां होता है, प्लस से माइनस की ओर। इतना तुम जानते होंगे कि भाई साहब प्रतिरोध बोले तो रुकावट, जो धारा के मार्ग में क्या डालता है, रुकावट। प्रतिरोध धारा के मार्ग में रुकावट डालेगा और सेल धारा को बहाएगा। बोले तो दोनों में लड़ाई होती है। प्रतिरोध कहता है कि रुकावट डालूंगा, ये कहता है कि धारा को बहाऊंगा। ठीक है भाई। अच्छा साहब, तो होता क्या है कि भाई साहब ये सेल इस धारा को बहाने के लिए लगातार कार्य करता है। क्या करता है, कार्य। बोले तो लगातार ऊर्जा देता है। क्या देता है, ऊर्जा। साहब उसी ऊर्जा को कह देते हैं क्या, वैद्युत ऊर्जा। क्या कह देते हैं, वैद्युत ऊर्जा। तो सिंपल सी बात है कि किसी परिपथ में धारा का प्रवाह मेंटेन रखने के लिए, बनाए रखने के लिए स्रोत लगातार क्या करता है, कार्य। जिस कार्य को हम क्या बोल देते हैं, परिपथ की वैद्युत ऊर्जा, जो कि ऊर्जा जाती है ऊष्मा में, हीट में जाती है। किस में जाती है, हीट में। ठीक है भाई। क्योंकि प्रतिरोध धारा के मान रुकावट डालता है और रुकावट डाल के क्या करता है, गर्म होता है वो। आपने देखा होगा कि तार में अगर करंट फ्लो हो रहा हो, तो अगर करंट फ्लो हो रहा है, धारा बह रही है, तो तार गर्म हो जाती हैं। उसका रीजन कौन है, उस तार का प्रतिरोध। क्योंकि प्रतिरोध धारा के मान रुकावट डालता है और रुकावट डाल के वो गर्म होता है, बोले तो हीट उत्पन्न करता है, जिसकी पूर्ति कौन करता है, स्रोत। स्रोत जितना टोटल कार्य कर देता है वही अपनी क्या कहलाती है, वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, H से, क्योंकि ये ऊर्जा काय में जाती है, हीट में। भैया जिसका फॉर्मूला होता है, सिंपल सी बात है, ऊर्जा बोले तो स्रोत द्वारा किया गया कार्य। मान लिया स्रोत के वोल्टेज कितने हैं, V, और स्रोत द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, Q इंटू डेल्टा V। और इतना तुम जानते हैं कि I बराबर Q अपॉन T, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, IT। तो हम यहाँ पर भैया IT रखें तो क्या हो जाएगा, V को मैंने ले लिया आगे IT। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि किसी परिपथ की वैद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, H = VIT, जिसमें V क्या है, वोल्टेज, I क्या है, धारा, और T क्या है, समय। बात यही खत्म नहीं होती है भैया। V बराबर क्या होता है, IR। V = क्या होता है, IR। अगर हम IR यहाँ पर रखें तो IR और I पहले से तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर RT। ये भी अपनी वैद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला है। बात यही खत्म नहीं होती है कि जैसे हमने V गायब किया है, ऐसे इसमें से I गायब कर सकते हैं। I कैसे गायब करेंगे कि I = क्या हो जाएगा, V/R। V/R अगर इसमें पुट करें तो H = क्या आ जाएगा, V² अपॉन R इंटू T। ठीक है भाई। अच्छा साहब, तो सिंपल सी बात है, 2 बातों में बात खत्म है। वैद्युत ऊर्जा बोले तो किसी परिपथ में धारा प्रवाह के लिए स्रोत द्वारा किया गया कार्य, जो कि कितना होता है, VIT। कार्य का फॉर्मूला पहले से जानते हैं, Q इंटू डेल्टा V, उससे निकाला है। अच्छा भाई, अब इतना तो आप समझ गए कि स्रोत द्वारा जो किया गया कार्य वो तो क्या कहलाता है, वैद्युत ऊर्जा। और स्रोत द्वारा एकांक समय में, किसमें, एकांक समय में जो कार्य होता है
धारा प्रवाह के लिए स्रोत द्वारा एकांक समय में बोले तो 1 सेकंड में जो कार्य होता है उसे कहा जाता है वैद्युत शक्ति। क्या कहते हैं? वैद्युत शक्ति। तो वैद्युत शक्ति जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है P से, P फॉर पावर, जिसका फॉर्मूला 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, क्या होता है? W/T। W क्या है? किया गया कार्य, और कार्य एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा, और इन परिपथों में ऊर्जा को किससे लिखते हैं? H से, तो इसलिए हम W को हटाकर H भी लिख देते हैं। तो सिंपल सी बात है कि कार्य शक्ति और ऊर्जा दोनों संबंधित हैं। ऊर्जा तो क्या होता है? स्रोत द्वारा कुल किया गया कार्य, और शक्ति क्या होती है? एकांक समय में किया गया कार्य। शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? H/T, क्योंकि जिसके लिए भाई साहब हम एकांक शब्द लगाते हैं उसी का क्या लगता है? भाग। अच्छा साहब, P = H/T। H के फॉर्मूले अपने सामने हैं, T का क्या लगाना है? भाग। भाग लगेगा तो प्रत्येक में से क्या हट जाएगा? T। जब H के 3 फॉर्मूले में, तो P के भी, शक्ति के भी कितने फॉर्मूले आएंगे? 3 फॉर्मूले आएंगे। पहला फॉर्मूला क्या आएगा? VI। दूसरा फॉर्मूला क्या आएगा? I²R। तीसरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा? V²/R। सिंपल सी बात है, T गायब हो जाएगा। क्या गायब हो जाएगा? T। अच्छा साहब, आपको एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि भैया ये जो शक्ति होती है इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है भैया इसका वाट। 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, ठीक है भाई। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। अच्छा साहब, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? किलोवाट घंटा, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? यूनिट। चर्चा करें हम किलोवाट घंटा की, तो अभी अभी आपको वैद्युत ऊर्जा पढ़ाई गई है। क्या पढ़ाई गई है? वैद्युत ऊर्जा। तो वैद्युत ऊर्जा के लिए एक स्पेशल मात्रक बनाया गया है जिसका नाम क्या है? किलोवाट घंटा। आपने देखा हो कि अपने घरों पर वैद्युत मीटर लगे रहते हैं। वैद्युत मीटर का काम होता है बस इतना कि इस घर में कितनी वैद्युत ऊर्जा खर्च हो गई, कितनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो गई। तो वो जो ऊर्जा का मापन करता है वो जूल में नहीं करता है, वो किस में करता है? किलोवाट घंटा में। आपने देखा हो उसके अंदर भैया KWH लिखे आते हैं शॉर्ट में, जिसकी इंग्लिश होती है किलोवाट आवर, हिंदी में क्या बोलते हैं? किलोवाट घंटा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इतना ध्यान रखना है कि किलोवाट घंटा का मान, किलोवाट घंटा का मान बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल। मतलब कहने का यह है कि जब इतने जूल ऊर्जा खर्च हो जाती है तो वो बराबर होता है 1 किलोवाट घंटे के। ठीक है, तो किलोवाट घंटा एक मात्रक है जो कि उपयोगी है किसके लिए? वैद्युत ऊर्जा के लिए, जिसका अंकिक मान कितना होता है? 3.6 × 10⁶ जूल। अब इसके बाद चलते हैं भैया नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है? सेल का वैद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर। सेल का वैद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर। चर्चा करें हम वैद्युत वाहक बल, तो वैद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर दोनों मिलते जुलते टॉपिक हैं। कैसे मिलते जुलते हैं? आइए साहब, इतना तो आप जान गए कि भैया कोई हमने सेल लिया, सबसे पहले सेल से हमें किसी वैद्युत परिपथ में धारा बानी है। क्या बानी है? धारा। तो धारा बाएंगे तो परिपथ के प्रतिरोध के सिरों को किससे जोड़ेंगे? सेल से। सेल से जोड़ दिया हमने। अब एक बात बताइए, सेल का प्लस है, ये क्या है? माइनस है। जैसे ही परिपथ कंप्लीट होगा तो इसमें क्या बहेगी? धारा। धारा का फ्लो हमेशा प्लस से कहां होता है? माइनस की ओर। धारा कब बहती है? जब आवेश बहता है। क्या बहता है? आवेश। किसी सेल द्वारा अगर धारा बानी है तो इसका मतलब क्या है? आवेश फ्लो हो रहा है उसमें। क्या फ्लो हो रहा है? आवेश। किसी सेल द्वारा एकांक आवेश को, किसको? एकांक आवेश बोले तो 1 कूलम आवेश को पूरे परिपथ में घुमाने में जो कार्य होता है टोटल, एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने में जो कार्य होता है उसी कार्य को क्या बोल देते हैं? वैद्युत वाहक बल, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ई से, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? W/Q। सिंपल सी बात है, आप इतना तो समझ गए होंगे, इतना मैंने रिवीजन करा दिया कि जिसके साथ मैं एकांक शब्द लगाता हूं उसी का क्या लगता है? भाग। ये क्या होता है? एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य।
ठीक है भाई, तो आवेश का क्या लग जाता है भाग। अच्छा साहब, दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर इसका मात्रक बना है तो कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, बोले तो जूल अपॉन कूलाम। जूल अपॉन कूलाम को क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट। बोले तो वैद्युत वाहक बल का मात्रक तो क्या होता है, वोल्ट। इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि भाई साहब जो जितने भी सेल होते हैं, जितने भी सेल या बैटरी होते हैं, जो उस पर प्रिंटेड वोल्टेज लिखे जाते हैं, जैसे मार्केट में हम खरीद के लाए सेल को, उस पर लिखा है 12 वोल्ट। जैसे आपने देखा होगा इन्वर्टर की बैटरी पे 12 वोल्ट लिखा आता है। तो जो प्रिंटेड वोल्टेज डले आते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं किसको, वैद्युत वाहक बल के मान को। चर्चा करें हम दूसरे टॉपिक की, टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, सिंपल सी बात है, अभी हमने वैद्युत वाहक बल पढ़ा है। वैद्युत वाहक बल क्या है, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में घुमाने में किया गया कार्य। टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, एकांक आवेश को परिपथ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने में किया गया कार्य। सिंपल सी बात है भाई साहब, वैद्युत वाहक बल है, एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में घुमाने में किया गया कार्य। और टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, एकांक आवेश को, बोले तो एक कूलाम आवेश को परिपथ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य। एक में पूरे परिपथ का कार्य है, वो एक में एक सिरे से दूसरे सिरे तक का कार्य है। टर्मिनल विभवांतर को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, V से। जब परिभाषाएं एक जैसी हैं तो फॉर्मूले भी कैसे आते हैं, एक जैसे। बस थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है कि भाई साहब इसमें W क्या है, संपूर्ण परिपथ का कार्य, और इसमें W क्या है, परिपथ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य। इसका भी मात्रक वोल्ट होता है, इसका भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट। ठीक है भाई, अब चलते हैं भैया नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इतना हम जान गए कि जैसे कोई प्रतिरोध है और इसमें हमें करंट फ्लो करना है, तो करंट फ्लो करने के लिए क्या जोड़ना होता है, सेल। एक प्लस होता है, एक क्या होता है, माइनस। तुरंत से इसमें क्या बहती है धारा, प्लस से माइनस की। लेकिन भैया होता क्या है कि सेल ने ही धारा भाई, सेल ने धारा भाई। अब सेल की भाई साहब बात करें तो ये सेल स्वयं धारा बहाता है, अपनी ही धारा के मार्ग में खुद क्या डालता है, रुकावट डालता है। जिस रुकावट को क्या बोल देते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सिंपल सी बात है कि किसी सेल द्वारा अपनी ही धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को क्या बोल देते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। इंपोर्टेंट बात ये नहीं है, इंपोर्टेंट बात ये है कि इसकी निर्भरता पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, निर्भरता, कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किस किस बात पर निर्भर करता है। अब साहब निर्भरता क्या होती है, बहुत ही सिंपल है बनाना। एक बात बताइए, आपने सेल या बैटरी देखे होंगे, जैसे हमने एक बैटरी दिखाई आपके सामने, तो बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक प्लस होता है, एक क्या होता है, माइनस। हमें इसके भाई साहब अंदर की बात करें तो इसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है। क्या भरा रहता है, लिक्विड। और अंदर भैया प्लेट डली रहती हैं। क्या डली रहती हैं, प्लेट। अच्छा साहब, लिक्विड के रूप में कोई एसिड भरा रहता है, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल वगैरह यूज किए जाते हैं इसके अंदर, आपने केमिस्ट्री में डिटेल में और पढ़ा होगा। अच्छा साहब, हमें साहब सेल के जो अंदर का प्रतिरोध होता है, जिसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, उसकी निर्भरता देखनी है। तो निर्भरता भैया याद करने का एक आपको क्लू दे रहा हूं, एक पॉइंट दे रहा हूं। जैसे आप जानते हैं पहले से कि R इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ई। किसी तार के प्रतिरोध का फॉर्मूला है जो कि लंबाई के कैसा होता है, समानुपाती, क्षेत्रफल के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती। इसी की हेल्प से भाई साहब इसकी आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता बनाई जाती है। कैसे, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध जिसे रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल r से, ये भैया समानुपाती होता है प्लेटों के बीच की दूरी। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध प्लेटों के जो बीच की दूरी होती है अंदर, उसके कैसा होता है, समानुपाती। बस फर्क इतना है कि यहां पर लंबाई चलती है, यहां पर क्या चलती है, प्लेटों के अंदर के बीच की दूरी। दूसरी बात, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध
इसमें जो अंदर प्लेट डली हैं उनके क्षेत्रफल के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपात है। यहां भी प्रतिरोध क्षेत्रफल के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपात, लेकिन यहां पर क्षेत्रफल कौन सा होता था, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, लेकिन यहां पर क्या होता है, प्लेटों का क्षेत्रफल जो इसमें डूबी हैं अंदर। ठीक है भाई। तीसरी बात की बात करें कि भैया सेल का आंतरिक प्रतिरोध डिपेंड करता है घोल की सांद्रता पर। किस पे डिपेंड करता है, घोल की सांद्रता पर। और लास्ट बात, सेल का आंतरिक प्रतिरोध डिपेंड करता है प्लेटों की प्रकृति पर। प्लेटों की प्रकृति पर अलग अलग प्लेटों का प्रतिरोध क्या होता है, अलग अलग। ठीक है भाई। तो ये बातें आपको 4 बातें याद रखनी है। सबसे पहले आंतरिक प्रतिरोध बोले तो जितने भी सेल होते हैं प्रत्येक सेल का अपना खुद का क्या होता है, प्रतिरोध, जिसे रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है कि इसके पड़ोस में ही एक छोटा सा प्रतिरोध लगा देते हैं, जिसे आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं, जिसकी निर्भरता आपके सामने 4 है। ये आपको 4 बातें ध्यान रखनी है। अब साहब इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सेल का वैद्युत वाहक बल जिसे किससे लिखते हैं, ई से, टर्मिनल विभवांतर किससे लिखते हैं, वी से, तथा आंतरिक प्रतिरोध किससे लिखते हैं, स्मॉल आर से। में संबंध बोले तो EVR में संबंध, हमें एक ऐसा फॉर्मूला लिखना है जिसमें EVR तीनों आए। आपको बताएं कि भैया इन तीनों में संबंध के 2 फॉर्मूले हैं। कितने फॉर्मूले हैं, 2, क्योंकि किसी सेल को परिपथ में जोड़ने के 2 तरीके होते हैं। एक तो साहब वो तरीका होता है जब सेल को हम चार्ज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, चार्ज, और एक वो तरीका होता है कि सेल को हम क्या कर रहे हो, डिस्चार्ज कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, मोबाइल के अंदर बैटरी होती है, हमने साहब मोबाइल को चार्जिंग में लगा दिया, तो इसका मतलब क्या है कि भाई साहब अब भी बैटरी के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन इस कंडीशन में वो बैटरी क्या हो रही है, चार्ज हो रही है। क्या हो रही है, चार्ज। अब साहब बैटरी फुल हो गई, हमने चार्जर को हटा दिया, अब साहब उसका यूज करने लगे, तो यूज कर रहे हैं बोले तो अब बैटरी को हम क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं। किसी बैटरी को यूज करने के कितने तरीके, 2, एक तो चार्ज और एक डिस्चार्ज। सबसे पहले हम डिस्चार्जिंग की बात करें जिसे हिंदी में बोलते हैं निरावेशन। निरावेशन कैसे होता है, आपके सामने एक सेल दिखाया, क्या दिखाया, सेल। सर जी आप कभी सेल नाम दे देते हैं, कभी बैटरी नाम दे देते हैं। सिंपल सी बात है, दोनों एक ही चीज है, बस इतना फर्क है कि कई सेलों से मिलकर निर्माण होता है किसका, बैटरी। कई सेलों से बनकर मिलती है साहब बैटरी। अच्छा साहब ये हमने सेल दिखाया, पक्की बात है सेल के अंदर का खुद का प्रतिरोध होगा, जिसे हम आंतरिक प्रतिरोध बोल देते हैं, जिसे किससे लिख दिया, स्मॉल आर से। सेल पर कुछ न कुछ वोल्टेज लिखे होंगे, अभी अभी बताया है प्रिंटेड वोल्टेज को क्या बोलते हैं, वैद्युत वाहक बल। हमने क्या किया कि बाहर से एक प्रतिरोध लगा दिया, जिसके सिरे को प्लस से जोड़ दिया और एक सिरे को किससे जोड़ दिया, माइनस से। पक्की बात है जैसे ही कंप्लीट करेंगे काम चालू हो जाएगा, बोले तो धारा बहेगी। क्या बहेगी, धारा का फ्लो हो रहा है साहब। सबसे पहली बात यह है कि भाई साहब अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि सेल चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है, तो सिंपल सी बात है कि सेल का हम यूज कर रहे हैं, सेल में से धारा ले रहे हैं, बोले तो सेल को हम क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं, निरावेशन कर रहे हैं। और निरावेशन की प्रक्रिया में टर्मिनल विभवांतर वैद्युत वाहक बल में जो संबंध होता है वो क्या होता है, V बराबर E माइनस IR। E क्या है, वैद्युत वाहक बल, V क्या है, टर्मिनल विभवांतर, बोले तो परिपथ के सिरों का विभवांतर, I क्या है, प्रवाहित धारा, R क्या है, सेल का खुद का प्रतिरोध, जिसे हम क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात करें भैया आवेशन की, जब सेल को हम चार्ज करते हैं, सर जी चार्ज कैसे होता है, चार्ज ऐसे होता है कि सेल के सिरों को एक तुम स्रोत के साथ जोड़ दो। किसके साथ जोड़ दो, स्रोत के साथ, जिस स्रोत को आप चार्जर कहते हैं। क्या कहते हैं, चार्जर। ठीक है भाई, अगर किसी सेल को हम स्रोत के साथ जोड़ दें, जैसे यहां पर हटा दूं और यहां पर मैं हिंदी में लिख दूं कि भैया स्रोत के साथ जोड़ दिया, वैद्युत स्रोत के साथ, ये उल्टी धारा देने लगा, इसे उल्टी धारा ले लगा, तो पक्की बात है चार्ज होगा। और चार्जिंग की पोजीशन में V बराबर आता है E प्लस IR।
थोड़ा सा फर्क है, एक जैसे फॉर्मूला में एक में आता है माइनस, एक में आता है प्लस, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। इसके बाद चलते हैं भैया नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों के संयोजन की बात करें, प्रतिरोध जिसे भैया रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कटी हुई लाइनों से। प्रत्येक तार का अपना कुछ न कुछ प्रतिरोध होता है जो धारा के मार्ग में क्या डालता है, रुकावट। चर्चा करें संयोजन की, सेम ऐसा टॉपिक है जैसे आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था संधारित्रों का संयोजन। अच्छा साहब, चर्चा करें प्रतिरोधों के संयोजन की तो ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है श्रेणी क्रम, दूसरा होता है समांतर क्रम। अब साहब बस आपको मेन चीज ध्यान रखनी है कि श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं। हमने सबसे पहले प्रतिरोध दिखाया, एक प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, पड़ोस में तीसरा प्रतिरोध, एक का दूसरा सिरा अगले के पहले से, एक का दूसरा सिरा अगले के पहले से, कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम। तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। जब संयोजन का नेट प्रतिरोध निकाला जाता है तो आर नेट का जो फॉर्मूला आता है वो आता है R1 प्लस R2 प्लस R3। जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम में भैया कैसे जोड़ते हैं, सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा किसी एक बिंदु पर, सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा एक किसी दूसरे बिंदु पर। R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। अगर इनका नेट प्रतिरोध निकाला जाए तो नेट प्रतिरोध का फॉर्मूला आता है 1/R नेट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये डायरेक्टली आपको फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, इनका डेरिवेशन कभी नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है भाई। दूसरी बात ये है कि आपको भैया एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि श्रेणी क्रम में प्रवाहित धारा समान रहती है, वोल्टेज बढ़ते हैं। समांतर क्रम में धारा बढ़ती है, क्या बढ़ती है, धारा, और वोल्टेज कैसे रहते हैं, समान। अच्छा साहब, अब इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन आपको ध्यान हो तो भैया सेलों का संयोजन आपको पढ़ाया जाता है तीन प्रकार से। तीन प्रकार का कौन कौन सा है, पहला जो संयोजन आता है वो आता है श्रेणी क्रम, दूसरा जो संयोजन आता है वो आता है समांतर क्रम, और नेक्स्ट संयोजन और लास्ट वो आता है मिश्रित क्रम संयोजन। संयोजन समझने से पहले सबसे पहले आपकी ये समझ में आना चाहिए किसी सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ ये होता है। ये सब सेल को प्रदर्शित करता है, ये सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। सेल के प्रिंटेड वोल्टेज को वैद्युत वाहक बल कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से लिखते हैं। ये सब हमने एक सेल दर्शा दिया, ऐसा ही पड़ोस में हमने एक दूसरा सेल दिखा दिया, और ऐसे ऐसे साहब मैंने बुलाया कि यहां पर n सेल रखे। कितने सेल रखे हैं, n। अब साहब अगर इतना हम जानते हैं कि ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है। अगर एक सेल की माइनस को अगले की प्लस से, फिर अगले की माइनस को फिर अगले की प्लस से जोड़ा जाए तो ये अपना क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में सेल जोड़े गए हैं। अब साहब मेन बात यह है कि आपको ध्यान रखना है कि जब सेल श्रेणी क्रम में जोड़े गए तो इनसे प्रवाहित धारा कितनी होती है। तो धारा बहाने के लिए इसके लिए बाहर से हम क्या जोड़ देते हैं, प्रतिरोध जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, प्रतिरोध। मान लिया एक कैपिटल R प्रतिरोध जोड़ा, पक्की बात है धारा बाएंगे। क्या बाएंगे, धारा। हमें धारा निकालनी है। धारा का फॉर्मूला होता है कुल वोल्टेज अपॉन कुल प्रतिरोध। धारा निकालें श्रेणी क्रम संयोजन की, कुल वोल्टेज कौन से क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। ई वोल्ट ई वोल्ट ई वोल्ट कितने बार, n बार। तो टोटल वोल्टेज कितने हो जाएंगे, n ही वोल्टेज रखा हमने, अपॉन टोटल प्रतिरोध। सभी के सभी कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का नेट प्रतिरोध निकालना अभी अभी आपको सिखाया है, R1 प्लस R2 प्लस R3, R प्लस R कितने बार, n बार। तो सॉल्व करेंगे भैया, कुल आंतरिक प्रतिरोध इसका कितना आ जाएगा, NR। कितना आ जाएगा, NR। साथ में बाह्य प्रतिरोध है, साथ में क्या है, बाह्य प्रतिरोध। कुल वोल्टेज अपॉन कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध की बात करें बोले तो आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध। अच्छा साहब, ये तो अपनी चर्चा होगी कौन से की,
श्रेणी क्रम। अब साहब आ जाओ समांतर क्रम पर। समांतर क्रम की बात करें, समांतर क्रम में सबसे पहले मैंने एक सेल दिखाया, सेल का प्रतिरोध है ये। दूसरा सेल दिखाया, सेल का प्रतिरोध है ये। अच्छा साहब, समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं? सभी की प्लस प्लस वाली को एक तार से, माइनस माइनस वाली को एक तार से, ऐसे ऐसे एन सेल रखे गए। और धारा बहाने के लिए बाहर से क्या जोड़ा गया है? प्रतिरोध जोड़ा गया है, कैपिटल आर। अगर इस परिपथ की धारा निकाली जाए तो धारा का इसका फॉर्मूला जो आता है वो आता है कुल वोल्टेज, समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है जो कि कुल के बराबर होता है, अपॉन कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध इसका जो आता है वो आता है साहब कैपिटल आर प्लस आर बट्टे एन, क्योंकि समांतर क्रम है। समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे 1/r बराबर 1/r से निकालेंगे। अच्छा साहब, इसके बाद साहब अपनी चर्चा करें मिश्रित क्रम संयोजन की। मिश्रित क्रम में क्या होता है? कुछ सेल श्रेणी क्रम में और कुछ सेल किस में आते हैं? समांतर क्रम में। सबसे पहले हम श्रेणी क्रम दिखाएं। श्रेणी क्रम कैसे दिखाएंगे? पहला सेल, इसके पड़ोस में दूसरा सेल होगा, फिर तीसरा सेल होगा। मान लिया एक लाइन में कितने सेल हैं? n सेल है। ऐसे ही दूसरी लाइन है, ऐसे ही तीसरी लाइन है, ऐसी m लाइन है, m पंक्ति है। तो ऐसे संयोजन को हम क्या बोलते हैं? मिश्रित क्रम। मिश्रित क्रम संयोजन की जो कुल धारा आती है वो आती है भैया NE अपॉन कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध की बात करें तो आता है कैपिटल R प्लस NR बट्टे M। अब मेन बात यह है कि भैया आपको प्रत्येक संयोजन की धारा याद रखनी है। इसमें से कुछ डेरिवेशन वगैरह नहीं पूछा जाता है, आपको प्रत्येक संयोजन की क्या याद रखनी है? धारा। जिसमें E क्या है? एक सेल के वोल्टेज, N क्या है? सेलों की संख्या। अच्छा साहब, नीचे की बात करें तो नीचे भैया यहां पर ये स्मॉल r है, ध्यान रखना, फिर से लिख देता हूं। I इज इक्वल टू NE अपॉन R प्लस N स्मॉल r। E तो क्या हो गए? सेल का वोल्टेज, N क्या है? सेलों की संख्या। अब इसमें मेन इंपोर्टेंट बात जो आपके सामने आ रही है वो आपको और ध्यान रखनी है कि भैया इसमें जो कैपिटल R है ये क्या है? बाह्य प्रतिरोध। कैपिटल R का जो पड़ोसी है वो क्या है? आंतरिक प्रतिरोध। अब साहब क्वेश्चन पूछता है कि कौन से संयोजन में धारा कब अधिकतम होगी? कौन से संयोजन में धारा कब अधिकतम होगी? अब एक बात बताइए, अगर मैं बोलूं कि भैया सेल ये ऐसे हैं कि जिनका आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा है, आंतरिक प्रतिरोध क्या है? ज्यादा, और बाह्य प्रतिरोध क्या है? कम है। आंतरिक प्रतिरोध बड़ा और बाह्य प्रतिरोध छोटा, तो पक्की बात है बाह्य प्रतिरोध को मैं गायब करूंगा, नेगलेक्ट करूंगा, तो n से n क्या हो जाएगा? कैंसिल। आंसर आ जाएगा E/R। आंसर कितना आ जाएगा? E/R। ध्यान रखना। अब साहब मैंने दूसरी कंडीशन बोली, दूसरी कंडीशन ये बोली कि बाह्य प्रतिरोध बड़ा है और आंतरिक प्रतिरोध कैसा है? छोटा। अब भाई साहब बाह्य प्रतिरोध बड़ा, आंतरिक प्रतिरोध छोटा, तो NR को गायब करूंगा, कैपिटल R बचेगा। फॉर्मूला क्या आ जाएगा? NE/R। पहले आया था E/R और अब आ रहा है NE/R। पहले n का गुणा नहीं हो रहा था और बाद में n का क्या हो रहा है? गुणा। तो इसका मतलब ये है कि अगर दोनों कंडीशन में कंपेयर की जाए तो धारा अधिकतम कब आती है? धारा ज्यादा कब आती है? जब बाह्य प्रतिरोध ज्यादा हो और आंतरिक प्रतिरोध कैसा हो? कम। क्योंकि भाई साहब आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा करने पर n से n क्या हो गया था? कैंसिल, और बाह्य प्रतिरोध ज्यादा करने पर n कैंसिल नहीं हो रहा है। तो सब बातों की एक बात याद रखनी है कि I अधिकतम के लिए बाह्य प्रतिरोध अधिक होना चाहिए किससे? आंतरिक प्रतिरोध से। चर्चा करें हम समांतर क्रम की, तो समांतर क्रम की अगर चर्चा करें तो समांतर क्रम में भैया आपके सामने फॉर्मूला है। अगर मैं बाह्य प्रतिरोध को ज्यादा करूंगा, बाह्य प्रतिरोध को क्या करूंगा? ज्यादा। बाह्य प्रतिरोध को अगर ज्यादा करें और आंतरिक प्रतिरोध को क्या करें? कम करें, तो सॉल्व करने पर अपने पास फॉर्मूला आएगा E/R। और अगर आंतरिक प्रतिरोध को ज्यादा करूं और इसको नेगलेक्ट करूं
तो भाई साहब n का ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा। बोले तो मेन बात यह है कि इसमें धारा कब अधिकतम होती है, जब आंतरिक प्रतिरोध बहुत बहुत ज्यादा हो किससे, R से। क्योंकि अगर इसे मैं ज्यादा मानूं और इसे अल्प मानूं तो पक्की बात है कि n का ऊपर जाकर गुणा होगा। ऐसी कंडीशन में धारा क्या आएगी, अधिकतम। और मिश्रित क्रम संयोजन में धारा तब अधिकतम होती है जब कुल बाह्य प्रतिरोध बराबर होता है किसके, आंतरिक प्रतिरोध के। भैया मैंने आपको पूरा समझाया है, लेकिन आपको बता दें कि इसमें लास्ट वाली जो लाइन आई है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, जब सिलेबस कराते हैं तब भी आपको ये चीजें अलग से नोट में लिखाई जाती हैं, जो वही चीज आपको याद रखनी है। पहली बात कि भैया श्रेणी क्रम में अगर धारा ज्यादा लेनी है तो धारा अधिकतम तब होती है जब बाह्य प्रतिरोध ज्यादा और आंतरिक प्रतिरोध कम। समांतर क्रम में धारा तब अधिकतम होती है जब आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा और बाह्य प्रतिरोध कम होना चाहिए। और मिश्रित क्रम संयोजन में धारा अधिकतम तब होती है जब बाह्य प्रतिरोध बराबर होना चाहिए किसके, आंतरिक प्रतिरोध। लेकिन ये भी याद रखना है कि n क्या है, m क्या है। n है एक लाइन में सेलों की संख्या और m क्या है, लाइनों की संख्या। इतनी सी चीजें आपको लास्ट बात ये ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, इसके बाद भैया नेक्स्ट टॉपिक है अपना व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु बात करें क्या है, एक युक्ति का नाम है, एक यंत्र का नाम है और एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, प्रतिरोध। चर्चा आती है कि व्हीटस्टोन सेतु बनाते कैसे हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु बनाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले 4 तार लेके आते हैं, 4 तारों को जोड़ते हैं साव एक चतुर्भुज में। किसमें जोड़ते हैं, चतुर्भुज में। जैसे आपके सामने 4 तार हैं, AB, एक BC, एक CD और एक AD। ये सब 4 तार हैं। चारों तारों के अपने अपने प्रतिरोध हैं, अपने अपने इनके क्या हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध को कटी हुई लाइनों से दिखाया। ये सब जो प्रतिरोध हैं इनमें एक प्रतिरोध है R1, दूसरा है R2, तीसरा है R3 और चौथा जो प्रतिरोध है वो अज्ञात है। क्या है, अज्ञात। साफ प्रतिरोध के निर्माण के लिए 4 प्रतिरोध हमने भुजाओं पर जोड़ दिए, चारों भुजाओं पर। एक यहां पर रास्ते में क्या जोड़ा जाता है, धारा मापी। और इसके सिरों के मध्य जोड़ा जाता है एक सेल। पक्की बात है, सेल जोड़ेंगे तो सेल का अपना कुछ न कुछ प्रतिरोध होगा, जिसे आंतर प्रतिरोध कहते हैं। अब सब मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है जो आपको ध्यान रखनी है, वैसे तो लेवल 2 में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अच्छा साहब, ये प्लस है, ये क्या है, माइनस। ये धारा आएगा, धारा यहां से कितने भागों में बट जाएगी, 2 भागों। मान लिया इधर करंट आ गया कितना, I1 और इधर करंट कितना आ गया, I2। जब धारा साहब यहां से जाएगी तो यहां से धारा के लिए 2 रास्ते, यहां से धारा के लिए 2 रास्ते। अब क्या होता है, मेन बात कि इसमें ऐसे प्रतिरोध जोड़े जाते हैं कि न तो यहां की धारा बटे न यहां की धारा बटे। ऐसी अवस्था को कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था। और जब संतुलित अवस्था आती है तो भाई साहब यहाँ की धारा ये सीधे निकल गई और यहाँ की धारा ये सीधे निकल आती है, बीच में धारा नहीं बहती। और इस अवस्था में जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, R1/R2 बराबर RX/R3। मेन इंपोर्टेंट बात क्या है, आपको ये याद रखना है कि संतुलित अवस्था क्या होती है। संतुलित अवस्था वो होती है जब बीच में धारा का मान 0 होता है। यहाँ की धारा यहाँ से सीधे निकल जाती है और यहाँ की धारा यहाँ से सीधे निकल जाती है। और इस अवस्था में जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, R1/R2 बराबर RX/R3। इसमें 3 होते हैं ज्ञात प्रतिरोध, एक क्या होता है, अज्ञात। तीनों के मान रख के साहब ये चौथा अज्ञात प्रतिरोध निकल आता है। इसके बाद साहब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या आता है, अपनी किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम, वैज्ञानिक किरचॉफ ने साहब 2 नियम दिए थे। 2 नियम दिए थे, दोनों ही अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है। बोले तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि एग्जाम में हर साल से आता है। किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन डाला ही आता है किरचॉफ के नियम लिखने के लिए। किरचॉफ के 2 नियम थे, एक नियम था धारा से संबंधित और एक नियम था वोल्टेज से संबंधित। सबसे पहले हम धारा से संबंधित नियम को समझ लेते हैं। धारा से जो संबंधित नियम था वो क्या था कि सपोज करो कि भाई साहब एक तार आया, दूसरा तार आया, तीसरा तार आया, चौथा तार आया, यहां कर मिल गई।
इस तार में करंट आ रहा है I1, इसमें करंट आ रहा है I2, इसमें करंट जा रहा है I3 और इसमें करंट आ रहा है कितना I4। वैज्ञानिक किरचॉफ का कहना था कि भाई साहब अगर कहीं तार आकर मिल रहे हैं तो ऐसे बिंदु को बोलते हैं संधि बिंदु। क्या कहते हैं? संधि बिंदु। और संधि पर जितने करंट मिल रहे हैं सभी का बीजगणितीय योग, संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अब क्वेश्चन मार्क आता है कि बीजगणितीय योग क्या होता है? तो बीजगणितीय योग का मतलब होता है चिन्ह सहित योग। अब चिन्ह कैसे लगाते हैं? तो सिंपल सी बात है कि जो धारा संधि की ओर आएगी प्लस, जो धारा संधि से दूर जाएगी माइनस, आने वाली को प्लस जाने वाली को माइनस करते हैं। साहब कैसे? I1 आने वाली है प्लस, I2 आने वाली है प्लस, I3 जाने वाली है माइनस और I4 आने वाली है संधि की ओर प्लस। सभी का बीजगणितीय योग कितना होता है? 0। लास्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि भैया ये जो नियम दिया था वैज्ञानिक किरचॉफ ने, वो दिया था आवेश संरक्षण से। बोले तो आपको एक बात याद रखनी है कि किरचॉफ का प्रथम नियम बोले तो धारा का नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत। इस पर भैया न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं। न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं? कि चित्र बना कर देगा जिसमें 3 धारा लिख कर देगा, चौथी धारा पूछेगा। इस तरीके से कीजिए, आने वाली को प्लस जाने वाली को माइनस, टोटल का बीजगणित कितना कर दीजिए? 0। जैसे यहाँ पर लिख दिया 1 एम्पीयर, 2 एम्पीयर, 3 एम्पीयर, सभी को सॉल्व कर लेंगे तो I4 का मान आ जाएगा। अच्छा साहब, दूसरा नियम वोल्टेज का नियम। वोल्टेज का नियम क्या है साहब? वैज्ञानिक किरचॉफ का कहना था कि भाई साहब अगर कोई बंद परिपथ है, क्या है? बंद परिपथ। बंद परिपथ कैसे बनाते हैं? सबसे पहले मैंने एक सेल दिखाया, सेल का आंतरिक प्रतिरोध दिखाया, सेल जो है वो E वोल्ट का है, बाह्य प्रतिरोध दिखाया कैपिटल R है, जोड़ दिया, बोले तो बंद परिपथ हो गया जिसका नामकरण भी कर दिया A B C और D। ABCD एक बंद वैद्युत परिपथ है। पक्की बात है सेल जुड़ा है तो धारा बहेगी। मान लिया कितनी धारा बह रही है? I धारा फ्लो हो रही है, यहां से I धारा बह रही है। अब धारा बह रही है इसमें, तो वैज्ञानिक किरचॉफ का कहना था कि अगर कोई बंद परिपथ है उसमें जहां जहां वोल्टेज है, जहां जहां वोल्टेज है, अब वोल्टेज कहां कहां है? E वोल्ट का सेल जुड़ा है, प्रतिरोध में धारा बह रही है, वोल्टेज होते हैं IR, प्रतिरोध में धारा बह रही है, वोल्टेज होते हैं कितने? IR। बोले तो इस परिपथ में कितनी जगह वोल्टेज है? 3 जगह, 2 तो प्रतिरोध पर और 1 किसके हैं? सेल। वैज्ञानिक किरचॉफ का कहना था कि सभी वोल्टेज का बीजगणितीय योग, वोल्टेज बोले तो विभवांतर का बीजगणितीय योग 0 होता है। इसमें धारा का बीजगणितीय योग 0 होता है और इसमें वोल्टेज का बीजगणितीय 0 होता है। तभी तो इसे धारा का नियम वोल्टेज का नियम बोल रहा हूं मैं। अच्छा साहब, अब बात आती है कि वोल्टेज का बीजगणितीय योग कैसे करते हैं। वोल्टेज का बीजगणितीय योग बोले तो चिन्ह सहित योग। और चिन्ह कैसे लगाए जाते हैं? तो चिन्ह लगाने का तरीका आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि एक बिंदु से चलते हैं, पूरे परिपथ में घूमते हैं। एक बिंदु से चलते हैं, पूरे परिपथ में घूमते हैं और घूमते हुए चिन्ह कैसे लगाते हैं इधर ध्यान दो। देखो वोल्टेज जो होते हैं या तो प्रतिरोध पर होंगे या सेल के होंगे। अगर हम प्रतिरोध पर वो चिन्ह की बात करें, प्रतिरोध पर चिन्ह की बात करें तो प्रतिरोध पर चिन्ह लगाने का तरीका सिंपल सा है कि अगर हम प्रतिरोध पर धारा की दिशा में जा रहे हैं, धारा की कहां जा रहे हैं? दिशा में, तो तब तो आपको चिन्ह लगाना है कौन सा? माइनस। अगर धारा की हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो विपरीत दिशा में साहब आपको चिन्ह लगाना है कौन सा? प्लस। अगर चर्चा करें हम सेल पर, सेल पर अगर हम सेल की बात करें तो सेल में 2 प्लेट होती हैं, माइनस और प्लस। अगर हम सेल पर माइनस से प्लस प्लेट की ओर जा रहे हैं, माइनस से कहां जा रहे हैं? प्लस प्लेट की ओर, तब चिन्ह कौन सा लगाना है? प्लस। और अगर प्लस से माइनस प्लेट की ओर जा रहे हैं
प्लस से कहाँ जा रहे हैं, माइनस प्लेट की ओर, तब कौन सा चिन्ह लगाना है, माइनस। अब सब कैसे यूज करते हैं, आइए हम क्या कर रहे हैं कि भाई साहब बंद परिपथ आपके सामने है, बंद परिपथ ए से स्टार्ट कर रहे हैं चलना, बी पर जाएंगे, सी पर जाएंगे, डी पर जाएंगे, फिर घूमते हुए कहां पर आ जाएंगे, ए पर। सबसे पहले ए से चले, कहां पर गए, बी पर। प्रतिरोध है, प्रतिरोध सभी का क्या करना है, वोल्टेज का योग करना है। प्रतिरोध पर वोल्टेज होती है कितने, आई आर। कौन सा योग करना है, बीजगणितीय योग। बात आती है बीजगणितीय योग कैसे करते हैं, तो सिंपल सी बात है कि धारा की दिशा में जा रहे हैं, प्रतिरोध पर अगर धारा की दिशा में जाते हैं तो कौन सा चिन्ह, माइनस चिन्ह। अच्छा साहब, फिर बी से सी पर गए, कुछ नहीं है रास्ते में, सी से डी पर आए, प्रतिरोध है, और प्रतिरोध पर साहब वोल्टेज होते हैं कितने, आई आर। कहां आ रहे हैं, धारा की दिशा में, कौन सा चिन्ह, माइनस। फिर आया सेल, सेल के वोल्टेज कितने हैं, ई। माइनस से कहां आ रहे हैं, प्लस की ओर। भाई साहब सी से डी की ओर बोले तो माइनस से कहां आ रहे हैं, प्लस की ओर। कौन से चिन्ह के साथ, प्लस। फिर डी से ए पर आए। ऐसे अगर पूरे में घूमेंगे तो सभी का हमने 3 जगह वोल्टेज है, तीनों का बीजगणितीय योग कर लिया। तीनों का बीजगणितीय योग अपना कितना आ रहा है, 0। तो मेन बात यह है कि भाई साहब ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में 2 तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो आता है लॉन्ग में, तो ये तो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन समझा दिया है, भले ही लेवल 1 में समझाए, लेकिन 5 नंबर में आता है पूरा क्वेश्चन। तो अच्छा साहब, दूसरी बात यह है कि कभी कभी क्वेश्चन शॉर्ट में आते हैं, 1 नंबर 2 नंबर। तो 1 नंबर 2 नंबर में आ रहे हैं ना, तो केवल इनकी परिभाषा लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है, परिभाषा। जैसे ये नियम पूछा गया तो इसमें केवल इतना लिखना पड़ेगा आपको कि इस नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, 0। इस नियम के अनुसार किसी बंद वैद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों में उत्पन्न विभवांतर का बीजगणितीय योग कितना होता है, 0। इतनी सी बात लिखनी होती है। अब साहब आते हैं कि आज की जो क्लास हमने पढ़ी है, आज की क्लास में जो रिवीजन किया है, आज की क्लास में से क्वेश्चन कैसे कैसे बन के आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 वोल्ट वैद्युत वाहक बल। वैद्युत वाहक बल किससे लिखते हैं, ई से कितना है, 6 वोल्ट के 3 सेल। कितने सेल हैं, 3 सेल। पहला सेल हो गया, दूसरा सेल हो गया, तीसरा सेल हो गया। समांतर क्रम में जोड़ने हैं, समांतर क्रम में सभी का प्लस प्लस एक बिंदु पर, सभी का माइनस माइनस एक बिंदु पर। 6 वोल्ट 6 वोल्ट 6 वोल्ट। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि संयोजन का कुल वैद्युत वाहक बल कितना होगा। कौन सा क्रम है, समांतर क्रम। समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है, समान है, जो कि कुल विभवांतर के बराबर होता है। बोले तो कुल भी कितना होगा, 6 वोल्ट ही होगा। नेट वोल्टेज कितने होंगे, 6। समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान होता है, जो कि कुल विभवांतर के बराबर होता है, तो कुल भी इतना ही होगा। अच्छा साहब, इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 वोल्ट वैद्युत वाहक बल। वैद्युत वाहक बल किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। भैया मेन बात ये क्वेश्चन को समझना, ये क्वेश्चन समझाने के लिए मुझे आपको रिवाइज कराना पड़ता है पूरा चैप्टर। ठीक है भाई, आइए साहब, जिससे आपके ये समझ में आ जाए। 12 वोल्ट वैद्युत वाहक बल, 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध। इतना तुम जानते हैं, सेल होता है तो सेल के साथ उसका क्या होता है, प्रतिरोध होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। कितना है, 3 ओम है। की बैटरी को किसी प्रतिरोधक से, भैया एक बैटरी है, हमने एक सेल बैटरी दिखा दो, यहाँ आंतरिक प्रतिरोध है, इसका खुद का वोल्टेज कितना है, ई है। इससे प्रतिरोधक से, बोले तो प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है, प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। यदि परिपथ में प्रवाहित धारा, भैया जैसे ही जोड़ेंगे तो तुरंत से परिपथ बंद हो गया तो धारा बहेगी। धारा का प्रवाह कहां से कहां होता है, प्लस से माइनस की ओर धारा बहेगी। धारा जो इसमें बह रही है उसे काय से लिखते हैं, आई से, जिसका मान भी दे रखा है कितना, 0.5 एम्पीयर। आगे बोला है हो तो प्रतिरोध का मान, जो प्रतिरोध जोड़ा है उसका मान, और वोल्टता बोले तो टर्मिनल विभवांतर ज्ञात करना है। सबसे पहले तो भैया हमें यह मालूम होना चाहिए कि सेल का आवेशन हो रहा है या निरावेशन। तो एक बात बताइए, सेल प्रतिरोध में धारा बहा रहा है, प्रतिरोध में क्या बहा रहा है, धारा। तो पक्की बात है कि धारा बहा रहा है तो सेल क्या हो रहा होगा, डिस्चार्ज। अब डिस्चार्ज हो रहा होगा तो डिस्चार्जिंग की पोजीशन में इतना हम जानते हैं कि V = क्या होता है, E - IR। E का मान दे रखा है, I का मान दे रखा है, R का मान दे रखा है। सॉल्व करेंगे तो यहां से किसका मान आ जाएगा, V का मान। अब साहब
हमें प्रतिरोध भी पूछा है। V होता है टर्मिनल विभवांतर बाह्य प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, और प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर IR। I का भाग लगा देंगे इसमें तो तुरंत से किसका मान आ जाएगा? कैपिटल R का मान आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है ये सॉल्व। इसके बाद भैया किरचॉफ के नियम अभी अभी समझाएं। 2 नियम थे, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, दोनों आपको डिटेल में साहब ये सॉल्व करने हैं, अभी अभी समझा चुके हैं। अच्छा साहब, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5 समान प्रतिरोध श्रेणी क्रम में। 5 समान प्रतिरोध कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। 1 प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध, 4 प्रतिरोध, 4 प्रतिरोध, और ये साहब कितने हो गए? 5। 1 2 3 4 5, पांचों समान हैं। पांचों कैसे हैं? समान। और कौन से क्रम में जोड़े गए हैं? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ दिए तथा समांतर क्रम में, फिर समांतर क्रम में जोड़े 1 2 3 और साहब 4 और ये 5, पांचों कौन से क्रम में जोड़े गए हैं? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जोड़ दिए के कुल प्रतिरोध, श्रेणी क्रम का कुल प्रतिरोध और समांतर क्रम का कुल प्रतिरोध कितना कितना है? R1 और R2। R1 और R2। आइए साहब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम श्रेणी क्रम की चर्चा करें। श्रेणी क्रम में अगर हम नेट प्रतिरोध निकालें तो श्रेणी क्रम का नेट प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3, R प्लस R प्लस R कितने बार? 5 बार। और श्रेणी क्रम का नेट प्रतिरोध कितना लिख के दिया है? R1, तो इसकी जगह पर मैंने R1 लिख डाला 5 बार। अच्छा साहब, R2 समांतर क्रम का कुल प्रतिरोध। अब साहब समांतर क्रम का कुल प्रतिरोध निकालें। समांतर क्रम की बात करें तो कुल प्रतिरोध निकालें। फॉर्मूला क्या होता है? 1/R नेट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 कितने बार? 5 बार। तो 5/R हो जाएगा। अच्छा साहब, सॉल्व करें यहां से तो R नेट कितना है? R2 है समांतर क्रम का, तो यहां से अगर R2 का मान निकालोगे तो आ जाएगा R/5। एंड में क्वेश्चन ने कहा है कि R1 बराबर NR2 है, तो हम भी एंड में आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि R1 बराबर क्या है? NR2। R1 बराबर कितना है? NR2। R1 श्रेणी क्रम का कुल प्रतिरोध 5R, NR2 समांतर क्रम का नेट प्रतिरोध, इससे हमने निकाला फॉर्मूले से 1/R वाले से, तो कितना आया? R/5। R से R क्या हो जाएगा? कैंसिल। 5 पंजे कितना हो जाएगा? 25। तो यहां से साफ सॉल्व करने पर अपने पास क्या आ जाएगा? आंसर। इसके बाद भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संतुलित व्हीटस्टोन सेतु अभी वाला चित्र बना लेते हैं फिर से। संतुलित व्हीटस्टोन सेतु में भैया 4 प्रतिरोध होते हैं। कितने प्रतिरोध होते हैं? 4। चारों दिखाए मैंने। प्रत्येक भुजा तथा धारामापी, धारामापी यहां बीच में जुड़ा रहता है, यहां पर बैटरी जोड़ी जाती है। अच्छा साहब, क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक भुजा तथा धारामापी का प्रतिरोध R है। प्रत्येक भुजा और धारामापी का प्रतिरोध कितना है? R है। तो बैटरी को जोड़ने वाले सिरों के बीच प्रतिरोध ज्ञात करो। बहुत ही कठिन क्वेश्चन है, ध्यान दो। बैटरी को जोड़ने वाले सिरे नामकरण कर दिया AB के मध्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब एक बात बताइए, अगर ये संतुलित है तो क्या बीच में धारा आएगी? नहीं, बीच में धारा कितनी होगी? 0। धारा इधर से आकर इधर निकल जाती है, इधर से आकर इधर निकल जाती है। प्रतिरोध का काम क्या होता है? धारा के मार्ग में रुकावट डालना। जब इसमें धारा ही नहीं आएगी तो रुकावट कहां से डालेगा? बोले तो ये बेकार है। बीच वाला कैसा है? बेकार। अब साहब कितने प्रतिरोध बचे? 4। बीच वाले में धारा नहीं आती है। प्रतिरोध का काम क्या होता है? धारा के मार्ग में रुकावट डालना। ठीक है भाई। अच्छा साहब, तो बीच वाले को हमने हटा दिया क्योंकि वो रुकावट ही नहीं डाल रहा है। R और R दोनों में धारा समान, श्रेणी क्रम में। R और R कितना हो जाएगा? 2R। ये भी दोनों कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। ये भी कितना हो जाएगा? 2R। 2R किस में हो जाएंगे? समांतर क्रम में। समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा? R। मैंने समझा दिया है आपको। ठीक है भाई। अच्छा साहब, इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 वाट शक्ति से क्या तात्पर्य है? 1 वाट शक्ति की परिभाषा बनानी है। शक्ति का फॉर्मूला अभी अभी बताया था, P = क्या होता है? H/T। हमें भैया शक्ति 1 वाट लानी है। शक्ति कितनी लानी है? 1 वाट। कैसे लाएंगे? समय भी 1 रख दिया, ऊर्जा भी 1 रख दी। आंसर कितना आ गया? 1 वाट। बन गई परिभाषा। कैसे बनेगी?
यदि किसी वैद्युत परिपथ में एकांक समय में खर्च वैद्युत ऊर्जा एकांक हो, खर्च वैद्युत ऊर्जा कितनी हो? एकांक हो, तो उस परिपथ की शक्ति 1 वाट कहलाती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि किसी वैद्युत परिपथ में एकांक समय में एकांक ऊर्जा खर्च हो रही है, कौन सी ऊर्जा? वैद्युत ऊर्जा, तो उस परिपथ की शक्ति कितनी कहलाती है? 1 वाट। अच्छा साहब, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है? वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है। वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है साहब, इसका अंकित मान अभी बताया था कितना होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल। इसके बाद भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेल के वैद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल विभवांतर में अंतर लिखिए। अंतर कैसे लिखें? कुछ नहीं, दोनों की परिभाषा लगा दीजिए। वैद्युत वाहक बल क्या होता है? एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में घुमाने में किया गया कार्य। टर्मिनल विभवांतर क्या होता है? एकांक आवेश को परिपथ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है भाई। अच्छा साहब, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक प्रतिरोध क्या है? प्रत्येक सेल का अपना खुद का प्रतिरोध होता है जो धारा के मार्ग में क्या डालता है? रुकावट, जिसे हम क्या बोलते हैं? आंतरिक प्रतिरोध। यह किन किन बातों पर निर्भर करता है? अभी बताया था। यह प्लेटों के बीच की दूरी के कैसा होता है? अनुपाती। यह प्लेटों के क्षेत्रफल के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती। यह सांद्रता पर निर्भर करता है, यह प्लेटों की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसके बाद भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर ध्यान दो। दिए गए परिपथ में 10 ओम है, यहाँ पर 10 ओम में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो जब एस खुला तथा बंद हो। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया जामे ते धारा कितनी गुजरेगी, इसमें से धारा कितनी गुजरेगी वो ज्ञात करो जब एस खुला हो और जब एस कैसा हो? बंद। सबसे पहले एस को खुला रख रहे हैं, एस खुला हो। आइए साहब, बैटरी लगी है, दूसरी सेल जुड़ा है, सेल का काम क्या होता है? धारा बहाना। धारा का फ्लो होता है प्लस से माइनस की, धारा बहेगी। यहां से धारा के लिए कितने रास्ते? 2। क्या नीचे धारा जाएगी? नहीं, परिपथ टूटा है, धारा नहीं जाएगी, तो धारा पूरी इसमें होकर जाएगी। धारा ज्ञात करते हैं। धारा का फॉर्मूला क्या होता है? कुल वोल्टेज अपॉन कुल प्रतिरोध। कुल वोल्टेज कितने हैं? 20 अपॉन कुल प्रतिरोध। ये भी रुकावट डाल रहा है, ये भी रुकावट डाल रहा है, दोनों कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का प्रतिरोध का फॉर्मूला R1 + R2 बोले तो 10 + 30 कितना हो जाएगा? 40। आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। अच्छा साहब, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब एस बंद हो, एस कैसा हो? बंद। 2 क्वेश्चन है इसमें। एस बंद हो, एस को बंद करते हैं। आइए साहब, एस को बंद कर दिया। अब जैसे ही बंद हो गया तो अब यहां से साहब इधर भी बंद परिपथ, इधर भी बंद परिपथ। बोले तो धारा के लिए यहां से कितने रास्ते? 2 रास्ते। एक रास्ते में प्रतिरोध है, एक रास्ते में कुछ नहीं है। एक रास्ते में कांटे डले हैं और एक रास्ता एकदम बढ़िया है, चिकना, जिसमें कोई रुकावट नहीं है। तो धारा कौन से रास्ते से जाएगी? बढ़िया वाले रास्ते से जाएगी। बोले तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर किसी प्रतिरोध के सिरे एक तार से जोड़ दिए जाएं तो ऐसे परिपथ को बोलते हैं कि भाई साहब हमने शॉर्ट कर दिया। क्या कर दिया? शॉर्ट। और ऐसी कंडीशन में धारा साहब प्रतिरोध में होकर नहीं जाती है, क्यों? प्रतिरोध का काम तो क्या होता है? रुकावट डालना। काय को रुकावट के पास जाएगी? पूरी धारा किस में से होकर निकल जाएगी? तार में से होकर। बोले तो इसमें धारा नहीं आएगी। और ऐसी कंडीशन में साहब कुल धारा निकालें कि इसमें धारा कितनी भाई, तो फॉर्मूला फिर से लगाएं, कुल वोल्टेज अपॉन कुल प्रतिरोध। कुल वोल्टेज कितने हैं? 20 ही हैं, लेकिन कुल प्रतिरोध की जगह पर क्या ये रुकावट डालेगा? नहीं डालेगा, क्योंकि इसमें धारा ही नहीं जाएगी। जो रुकावट नहीं डालेगा वो कायदीन का प्रतिरोध। बोले तो इसमें टोटल प्रतिरोध कितना है? अब 10 रखेंगे। बोले तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर। कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर। ठीक है भाई। इसके बाद साहब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि पिछले और इस चैप्टर का मिक्स है। क्या पूछ रहा है? संधारित्र में ऊर्जा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है यार। संधारित्र की ऊर्जा का फॉर्मूला आप जानते हैं, ½ CV² होता है। हाफ सी धारिता कितनी है? 2 माइक्रोफैरड। वी वोल्टेज नहीं मालूम है, लेकिन प्रतिरोध और धारा तो मालूम है। तो V = क्या होता है? IR। V = क्या होता है? IR। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻6। I धारा की वैल्यू कितनी है? 2। R प्रतिरोध
भैया संधारित्र में धारा नहीं बहती है, धारा इसमें बहेगी। तीनों कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में, क्योंकि धारा सभी में कैसी गुजरेगी? समान। 2 और 3 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10 को सॉल्व कर लेंगे तो तुरंत से क्या आ जाएगा अपना आंसर। अब चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पर। देखिए बहुत ही कठिन क्वेश्चन है, इधर ध्यान दो। दिए गए परिपथ में धारा कब अधिकतम होगी? दिए गए परिपथ में 3 सेल जुड़े हैं, तीनों के तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, एक बाह्य प्रतिरोध जुड़ा है। बोले तो सेलों का संयोजन का क्वेश्चन है, और सेलों का कौन सा संयोजन है? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में धारा तब अधिकतम होती है जब बाह्य प्रतिरोध का मान कुल आंतरिक प्रतिरोध से कैसा होता है? ज्यादा। और कुल आंतरिक प्रतिरोध कितने हैं? 3। बोले तो इस परिपथ में धारा तब अधिकतम होगी जब बाह्य प्रतिरोध का मान कुल आंतरिक प्रतिरोध से क्या होगा? ज्यादा। ये इसी साल क्वेश्चन आया था 2024 में। बोले तो और ये भी कम नंबर में नहीं आया था, 3 नंबर का क्वेश्चन था एक लाइन के लिखने के लिए। ठीक है भाई, तो आपको मेन चीज याद रखनी है। लेकिन इन क्वेश्चनों को मैं कर रहा हूं इसलिए आपको सरल लग रहे होंगे। जब अपने सामने डायरेक्ट आते हैं तो हमें ये नहीं मालूम चलता है कि भाई साहब क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करें। आसियारी का नहीं। तो भैया मेन चीज ये है कि फिजिक्स समझने का सब्जेक्ट है, इसलिए समझ के रिवीजन कीजिए। सबसे पहले मैं चैप्टर को एक बार स्पीड में पूरा रिवाइज कर देता हूं, फिर वो जो रिवाइज कराया उसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन कौन से बन के आते हैं, मेन चीज है उनको समझना, वो कैसे सॉल्व होने हैं उनको समझना। ठीक है भाई, तो इसके बाद भैया यहीं पर आकर अपना इस चैप्टर का रिवीजन लेवल 1 के जरिए खत्म हो जाता है। ये लेवल 1 है। ठीक है, अभी 2 बार और रिवाइज कराया जाएगा फिर ये। इसके बाद साहब नेक्स्ट लेक्चर में आपको रिवाइज कराया जाएगा नेक्स्ट चैप्टर, वो भी एग्जाम में 6 से 7 नंबर का आता है, जिसका नाम है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। बोले तो चुंबक वाला चैप्टर। ठीक है भाई, उसका भी रिवीजन हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में साहब उससे रिवाइज करेंगे। जब तक आप इन क्वेश्चनों को अपने को तैयार कीजिए। ठीक है भाई।